लेट्स सी क्या बोला है मेरे पास। मेरे पास दो मटेरियल का रॉड है, राइट। यह मटेरियल ए जिसका मेरे पास 25 सेंटीमीटर लेंथ का, मेरे पास 25 सेंटीमीटर लेंथ का रॉड है जिसका डेल्टा टी टेम्परेचर से बढ़ाने पर इसका डेल्टा एल जो होता है वो है 0.05 सेंटीमीटर। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को मैं अल्फा 1 बोल देता हूं, कितना है पता नहीं, ठीक है। ये होता है, ये बोला गया है। और मेरे पास एक दूसरा मटेरियल का रॉड भी है जिसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, मटेरियल है बी। उसका भी जब मैं टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाता हूं, उसे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कुछ डिफरेंट है से अल्फा 2, तो इसका लेंथ में इंक्रीमेंट आता है 0.04 सेंटीमीटर, यह बोला गया है। ओके, तो इसका पर सेंटीमीटर इंक्रीमेंट अगर मैं देखूं तो पर सेंटीमीटर इंक्रीमेंट कितना आएगा, इसको लिख दो 50 into 10 to the power minus 3, so this is basically 2 into 10 to the power minus 3 पर सेंटीमीटर इंक्रीमेंट है। और इसका अगर मैं उसी लॉजिक से देखूं तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 into 10 to the power minus 3 सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर इंक्रीमेंट सेकेंड वाले रॉड का है। डेल्टा टी मुझे मालूम नहीं है, तो ऑब्वियसली अल्फा 1 और अल्फा 2 का वैल्यूज के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब मैंने कॉम्पोजिट रॉड बनाया, मैंने एक कॉम्पोजिट रॉड बनाया, ठीक है, टेकिंग ए एंड बी, टोटल लेंथ भी मालूम नहीं है, ठीक है, ऑफ टोटल लेंथ 50 सेंटीमीटर। मतलब मैंने ए से एक टुकड़ा काटा, बी से एक टुकड़ा काटा और टोटल लेंथ मैंने 50 सेंटीमीटर का बनाया। अब क्या है मेरे पास, अब इसका जो मैं डेल्टा टी कर रहा हूं, इसका डेल्टा टी मेरे पास, जब डेल्टा टी से मैंने इंक्रीमेंट किया तो डेल्टा एल जो आया है वो मेरे पास आया है 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, कैलकुलेट लेंथ ऑफ द रॉड टेकन, कैलकुलेट लेंथ ऑफ द रॉड टेकन, यानी ए का मैंने कितना लिया और बी का मैंने कितना लिया, एंड कैलकुलेट alpha equivalent in terms of alpha 1 and alpha 2, यानी alpha 1 और alpha 2 के टर्म्स में दो जो इसका alpha equivalent है वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम किस तरीके से निकालेंगे ध्यान देना। ओके, सो इस वाले पे ध्यान देना, डेल्टा L1 मैं लिख सकता हूं L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, मैं डेल्टा टी के टर्म्स में अल्फा 1 को निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा L1 इक्वल्स टू L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, डेल्टा L1 इज 0.05, L1 इज 25, सो अल्फा 1 विल बी 2 into 10 to the power minus 3 बाई डेल्टा टी। ये मेरे पास अल्फा 1 का वैल्यू है, राइट। एंड सिमिलरली दूसरे वाले के लिए मैं लिख सकता हूं डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। तो मेरे पास अल्फा 2 जो आएगा दैट विल बी सिंपली 10 to the power minus 3 बाई डेल्टा टी। कंप्यूट कर लो, आसानी से आ जाएगा।
तो ये है मेरे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 के वैल्यूज। ये मेरे पास है अल्फा 1 और अल्फा 2 के वैल्यूज। अंडरस्टूड? अब जो मेरा कॉम्पोजिट रॉड है तो मुझे मालूम नहीं है उसके अंदर कितना हिस्सा ए है और कितना हिस्सा बी है। तो मैंने क्या किया, मान लो इसके अंदर x सेंटीमीटर ए है, तो डेफिनेटली मेरे पास 50 माइनस x सेंटीमीटर बी है। सो ए के कारण इसका जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा एल ए, डेल्टा एल ए कितना होगा, ध्यान देना यहां पर, दैट इज x इंटू अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, राइट। और b के कारण जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा एल बी, दैट इज 50 माइनस x इंटू अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। और जो टोटल लेंथ में इंक्रीमेंट है वो है मेरे पास कितना, वो है मेरे पास 0.06 सेंटीमीटर। सो 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 x इंटू अल्फा 1 यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी प्लस 50 माइनस x इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। सो डेल्टा टी इज कैंसल्ड, मेरे पास ये आ गया। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ये तो काट दो, तो 60 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 50 माइनस x, राइट। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, सॉल्व करूं, तो x आ जाएगा मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, b मैंने पूरा लिया हूं 40 सेंटीमीटर, a का मैं केवल 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा काट के लिया हूं। तो मेरे पास जो L1 है वो है 10 सेंटीमीटर और L2 जो है वो है मेरे पास 40 सेंटीमीटर। सो ए रॉड का मैंने लेंथ इस्तेमाल किया 10 सेंटीमीटर, बी को मैंने पूरा ही इस्तेमाल कर लिया, उसका लेंथ जो है वो है मेरा 40 सेंटीमीटर। सो अल्फा इक्विवेलेंट अगर मैं निकालने जाऊंगा, जैसे हमने निकाले थे L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 बाई L1 प्लस L2, ये मेरे पास अल्फा इक्विवेलेंट आएगा। तो L1 मेरे पास 10 है, L2 मेरे पास 40 है, नेट लेंथ तो 50 है। सो 10 अल्फा 1 प्लस 40 अल्फा 2 बाई 50, सो इक्विवेलेंट अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 बाई 5। So that is the equivalent thermal expansion coefficient, और इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा वेरिएबल अल्फा को लेकर बातचीत चालू करते हैं। लेट्स सी, मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है L, ओके। अब यहां पर है मेरा x इक्वल्स टू 0, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा। अल्फा मेरा फिक्स नहीं है, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा नॉट बाई 1 प्लस एक्स प्लस एल, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल। तो कैलकुलेट अल्फा इक्विवेलेंट। ना ऑब्वियसली बात है, यहां पे अल्फा वेरिएबल है, तो अल्फा अगर मेरे पास वेरिएबल है तो मैं डायरेक्टली डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी नहीं लिख सकता हूं। अल्फा मेरा एक्स के साथ वेरी कर रहा है, सो द ओनली ऑप्शन टू सॉल्व इज टू कट अ वेरी स्मॉल
length x at a distance of dx, sorry, small length dx at a distance of x. तो ये जो dx है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं पूरा रॉड का टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ाऊंगा तो ये dx के लेंथ में भी डेफिनेटली इंक्रीमेंट तो आने वाली है ही है, हाँ कि ना? तो मान लो इंक्रीमेंट इन लेंथ dx इज इक्वल्स टू de। जो हमारा लेंथ dx में एक बहुत छोटा इंक्रीमेंट आया है, यानी छोटे टुकड़े के अंदर भी छोटा इंक्रीमेंट de आया है, तो de में डेफिनेटली लिख सकता हूं या नहीं, dx अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये तो मैं लिख सकता हूं। सो de इज इक्वल्स टू dx अल्फा का वैल्यू अल्फा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल into delta t. So total length delta L will be alpha naught delta t integral 1 plus x by L into dl, and that has to be integrated from 0 to L. So delta L equals to alpha naught delta t इंटीग्रल dx कितना आएगा, इंटीग्रल dx इज नथिंग बट x, 0 टू l इंटीग्रेट करूंगा l आएगा, और 1 बाई l बाहर, इंटीग्रल dx dx दैट विल बी x स्क्वायर बाई 2 यानी l स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास l बाई 2। सो डेल्टा l इक्वल्स टू 3l बाई 2 अल्फा नॉट डेल्टा t। और अब मैं इस रॉड को अगर पूरा का पूरा देखूं, इस रॉड का लेंथ L है, तो मैं कांस्टेंट अल्फा अल्फा इक्विवेलेंट का रॉड लूंगा जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करा दूंगा बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा टी। तो सिंपली ध्यान देना, डेल्टा L विल बी इक्वल्स टू L इंटू अल्फा इक्विवेलेंट इंटू डेल्टा टी, ये मेरे पास आ जाएगा, यही तो मेरा इक्विवेलेंट का डेफिनेशन है। और अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, सो डेल्टा L हमारा सेम होना चाहिए, कॉस इज डेल्टा टी, तो इफेक्ट है हमारा डेल्टा L, सो कॉस सेम है तो इफेक्ट भी सेम होना चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो सिंपली इन दोनों को कंपेयर करते हुए मैं लिख सकता हूं अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 अल्फा नॉट बाई 2। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, जो हम किस तरीके से अल्फा इक्विवेलेंट को निकालेंगे इन द केस ऑफ वेरिएबल अल्फा। अब मैं यहां पर अब टेम्परेचर के साथ वेरी करवाने वाला हूं, तब देखते हैं हम किस तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं अगर अल्फा मेरा टी के साथ वेरी करता है तो इन दैट केस क्या होने वाला है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। मान लो मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास एक रॉड है ऑफ लेंथ L, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है दैट वेरीज विद द टेम्परेचर T। T is saying degree Celsius, doesn't matter. Alpha T by T naught, जहां पे T naught एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, again doesn't matter, ठीक है। रॉड का लेंथ है L, और यहां पर राइट नाउ जो टेम्परेचर है वो है T1, ठीक है। सो नाउ the temperature of the rod, the temperature of the rod is increased to T2,
रॉड का टेम्परेचर अब मैंने T1 से बढ़ा के T2 कर दिया, राइट? तो कैलकुलेट द फाइनल लेंथ, calculate the final length and hence alpha equivalent. इक्विवेलेंट अल्फा कितने होने वाला है वो मुझे निकालना है. ओके, यहां पर ऑब्वियसली बात है अल्फा का लेंथ के अलावा कोई वेरिएशन नहीं है, तो हमें कोई डिफरेंशियल एलिमेंट काटने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन जैसे जैसे रॉड का टेम्परेचर चेंज होगा मेरा अल्फा चेंज होने वाला है, तो यहां पर भी मैं डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि अल्फा जो है वो मेरा फिक्स नहीं है, राइट? तो अब मुझे ऑब्वियसली बात है क्या करना पड़ेगा. तो एट जनरल इंस्टेंट मान लो इसका टेम्परेचर जो है वो है मेरा T, ठीक है, और लेंथ जो है वो मान लेता हूं L कुछ है जो भी है. सो टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय dt. टेम्परेचर को अब मैंने dt से बढ़ाऊंगा, तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर को अगर मैं dt अमाउंट से बढ़ाऊंगा तो मेरा लेंथ जो होगा वो भी डेफिनेटली मेरा dl से बढ़ने वाला है. सो मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, dl विल बी इक्वल्स टू, इसको मैं L नॉट बोल देता हूं, कंफ्यूज ना करो, ठीक है, इनिशियली लेंथ को L नॉट लिख देता हूं. dl विल बी इक्वल्स टू L अल्फा dt, राइट? समझ में आया? और क्योंकि लेंथ में इंक्रीमेंट बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस लेंथ का चेंज को L, मतलब लेंथ L को मैं L नॉट लिख सकता हूं. सो dl कैन बी रिटन एज L नॉट अल्फा नॉट बाय T नॉट इंटू T dt. तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रल dl, और ये वाला इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा फ्रॉम T1 टू T2, राइट? Integral dl is nothing but the total change in length delta L, and it will come out to be L naught alpha naught by T naught. और ये कितना आ जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास आ जाएगा T square 2 by 2 from T1 to T2. तो जो मेरा टोटल चेंज इन लेंथ आएगा डेल्टा L, that will be equals to L naught alpha naught by 2 T naught into T2 square minus T1 square. ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा L. तो जो मेरा फाइनल लेंथ होगा L फाइनल, that will be simply L naught plus delta L, and डेल्टा L का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास फाइनल लेंथ आ जाएगा, that will be L naught 1 plus alpha naught by 2 T naught T2 square minus T1 square. अब इक्विवेलेंट अल्फा के लिए मैं क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, मैं उतना ही लेंथ L का एक प्यारा सा रॉड लूंगा. लेंथ है L, ये है अल्फा इक्विवेलेंट. चेंज इन टेम्परेचर मैंने यहां पर भी डेल्टा T करता हूं. डेल्टा T जहां पर मेरे पास कितना है? T2 माइनस T1, ये मेरे पास डेल्टा T है. और अब जो है इस प्यारा सा रॉड का डेल्टा L जो आने वाला है, ये आने वाला है L नॉट अल्फा इक्विवेलेंट इंटू T2 माइनस T1. नाउ फॉर द सेम कॉज आई मस्ट गेट द सेम इफेक्ट. तो ये दोनों डेल्टा L का वैल्यू अब मेरा सेम होना चाहिए. तो सिंपल सी बात है, L नॉट अल्फा नॉट बाय 2 T नॉट T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर L नॉट अल्फा इक्विवेलेंट T2 माइनस T1. So L naught is cancelled.
सो अल्फा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू अल्फा नॉट बाई टी नॉट। अगर मैं इसमें देखूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी कट, इट विल बी सिंपली T1 प्लस T2 बाई 2। तो अल्फा इक्विवेलेंट का रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने प्रोफाइल्स के बन सकते हैं, वो सारे के सारे हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम लोग ये वाला पार्ट को खत्म कर सकते हैं और हम चालू करते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज द बाइमेटेलिक स्ट्रिप। नाउ व्हाट इज अ बाइमेटेलिक स्ट्रिप? अच्छा, बाइमेटेलिक स्ट्रिप में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, हम दो डिफरेंट मेटल्स के इक्वल लेंथ के टुकड़े लेते हैं, राइट। मान लो हमारे पास एक मैंने एल्यूमिनियम का टुकड़ा लिया, दिस इज एन एल्यूमिनियम टुकड़ा, और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा 1। और सिमिलरली मैं दूसरे डायरेक्शन में क्या लिया, मैंने एक स्टील का टुकड़ा लिया जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा 2। दोनों का मैंने इक्वल लेंथ का ले लिया, राइट। और अब जो है मैंने इन दोनों टुकड़े को साथ में रिवेट कर दिया, इन दोनों टुकड़े को मैंने साथ में रिवेट कर दिया। रिवेट करने का मतलब यह है जो ये दोनों या तो साथ में बढ़ेगा, साथ में उसका लेंथ बढ़ेगा, या साथ में उसका लेंथ घटेगा। इन दोनों टुकड़े को मैंने रिवेट कर दिया, ओके। अब ध्यान देना, लेट क्या असली में होता भी है, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। जो मेरा अल्फा 1 का वैल्यू है वो मेरा अल्फा 2 से ज्यादा है। सो एल्यूमिनियम का टुकड़ा जो है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वो तेजी से बढ़ना चाहेगा, बट एफी का टुकड़ा उसका अल्फा कम होने के कारण ऑब्वियस सी बात है वो हमारा धीरे से बढ़ना चाहेगा, वो उतना तेजी से बढ़ना नहीं चाहेगा। सो ध्यान दो दोस्तों, रिवेट किया हुआ है, दोनों का लेंथ जो है वो ऐसा तो सेपरेट आउट नहीं हो पाएगा। तो सोचो इस तरीके से एल्यूमिनियम का लेंथ ज्यादा हो जाए और एफी का लेंथ कम हो जाए, यानी मैंने क्या कर रहा हूं, द सिस्टम इज हीटेड। तो अगर मैं सिस्टम को हीट करूंगा, एल्यूमिनियम मेरा तेजी से बढ़ना चाह रहा है, एफी मेरा तेजी से नहीं बढ़ पाएगा, बट दोनों साथ में ये वाला जॉइंट जो है वो तो होना ही पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा सिस्टम कुछ इस प्रकार से बेंड लेने वाला है। ये मेरा एल्यूमिनियम है और ये मेरा एफी है। ये इस तरीके से कर्व लेने वाला है। तो एल्यूमिनियम का जो एवरेज लेंथ है, मैं ये कर्वेचर के अलोंग जाऊं तो ऐसा नजर आएगा, और एफी का जो एवरेज लेंथ है, मैं कर्वेचर के अलोंग जाऊं तो इस तरीके से नजर आने वाला है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो हमारे पास द स्ट्रिप विल बेंड कीपिंग द एल्यूमिनियम इन द कॉनकेव साइड। सिंपल सा ध्यान देना, जिस तरफ कॉनकेव साइड है उसका लेंथ हमेशा ज्यादा होगा, मेरा कॉन्वेक्स साइड का लेंथ जो है वो डेफिनेटली कम होने वाला है। अच्छा, वहीं पर अगर मैंने उल्टा किया होता, यानी दिस सिस्टम इज कूल्ड, मेरा जो सिस्टम है वो सिस्टम को मैंने अब ठंडा किया,
तो सिस्टम को अब अगर मैं कूल डाउन करता हूं तो इन दैट केस क्या इफेक्ट होने वाला है? अच्छा, जिसका अल्फा बड़ा है उसका लेंथ भी तेजी से बढ़ता है और वो उसका लेंथ तेजी से कम भी होता है, राइट? L इक्वल्स टू L माइनस 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा बड़ा होगा तो माइनस भी बड़ा होगा, यानी जो तेजी से बढ़ेगा वो तेजी से छोटा भी होगा, एंड जो धीरे बड़ा होगा वो धीरे से छोटा भी होगा। तो अब सिंपल सी बात है, अब अगर मैंने सिस्टम को कूल डाउन किया हो, हीटिंग के केस में लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम विल बी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ Fe। अब एल्यूमिनियम का लेंथ ज्यादा कम हो जाएगा, Fe का लेंथ उतना कम नहीं होगा, तो L ऑफ Fe will be definitely greater than the length of aluminium। और इस केस में अगर मैं देखूं, क्योंकि मेरा कॉन्केव साइड में लेंथ हमेशा बड़ा मिलता है, मेरा जो बाइमेटालिक स्ट्रिप है वो बाइमेटालिक स्ट्रिप डेफिनेटली मेरा उल्टा बढ़ने वाला है, और अब कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है, ध्यान देना। अब एल्यूमिनियम मेरा कॉन्वेक्स साइड पे घुस जाएगा, दिस इज द एल्यूमिनियम, राइट, एंड दिस इज द करस्पॉन्डिंग Fe। लाइक दिस। तो अब Fe जो है वो हमारा कॉन्केव साइड में रहेगा, क्योंकि कॉन्केव साइड का लेंथ जो है वो हमारा ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड का लेंथ हमारा छोटा होता है। तो एल्यूमिनियम का लेंथ जो है वो इफेक्टिवली हम एवरेज आउट इतना मान सकते हैं, लेंथ हर पॉइंट में वेरिएबल है अलोंग दिस विड्थ, ऑन एन एवरेज में ये मान सकता हूं जो ये वाला लेंथ लेगा। राइट, और Fe का लेंथ जो है वो हमारा इस तरीके से होने वाला है। सो हमारा Fe का लेंथ ज्यादा है, एल्यूमिनियम का लेंथ कम है, तो अब जो है द स्ट्रिप विल बेंड कीपिंग Fe इन द concave side, right? Now this bending is used in principle of manufacturing the thermostat। तो मान लो मैं एक फायर अलार्म बनाना चाहता हूं, ठीक है, मेरे पास एक फायर अलार्म है, तो उस फायर अलार्म में क्या है, व्हाट इज द सेटअप? जो कहीं पर भी अगर आग लग जाए और गर्म हो जाए तो इन दैट केस हम ये चाहेंगे वो अलार्म जो है वो हमारा बच जाए। तो मान लो मेरा ये सर्किट है, इस सर्किट के साथ मेरा एक बेल कनेक्टेड है, दैट इज द अलार्म, ठीक है। इसके साथ मेरा एक बाइमेटालिक स्ट्रिप अटैच्ड है, ठीक है। इस सर्किट के साथ मेरा एक बाइमेटालिक स्ट्रिप अटैच्ड है, और अब इसके साथ मेरा एक स्विच कनेक्टेड है, दिस इज द स्विच। तो ये अगर मैं स्विच है, मैं ऊपर की तरफ एल्यूमिनियम को रखा, नीचे की तरफ मैंने Fe को रखा, तो नॉर्मल केस में ऑब्वियसली बात है ये मेरा सर्किट एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है, राइट। अब मान लो मेरा गर्म हो गया, आग लग गए, कोई कारण पे जो भी हुआ है, तो उस कारण पे यहां पर एल्यूमिनियम का एक्सपांशन ज्यादा होगा, Fe यानी स्टील का एक्सपांशन कम होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल बेंड लाइक दिस, यानी एल्यूमिनियम मेरा कॉन्केव साइड में होगा, Fe मेरे कॉन्वेक्स साइड में होगा, और जैसे ही मेरा स्विच के साथ कनेक्ट होगा ये वाला सर्किट जो है
वो तुरंत मेरा एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत एक्टिवेट होने पर हमारा क्या होगा, वो जो फायर अलार्म है वो हमारा बच जाएगा। एग्जैक्टली उसका उल्टा अरेंजमेंट करते हुए हम लोग एसी का थर्मोस्टेट भी डिजाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं एसी का थर्मोस्टेट करता हूं, थर्मोस्टेट ऑफ एसी, लेट्स सी, मैं एसी में बेसिकली कनेक्शन को बरकरार रखना चाहूंगा जब तक ना एक सर्टेन लेवल से ठंडा हो जाए, और ठंडा होने पे फिर एसी का सर्किट जो है वो हमारा ब्रेक हो जाना चाहिए। तो मैंने यहां पर जो अरेंजमेंट किया, ये है एसी का कंप्रेसर, और मैं यहां पर इस स्विच को पहले कनेक्ट करके रखूंगा। स्विच जो है वो मेरा पहले कनेक्टेड रहेगा। ऊपर मेरा एल्यूमिनियम है, नीचे मेरा एफई है। जैसे ही एक सर्टेन लेवल से ज्यादा ठंडा होगा, जैसे ही एक सर्टेन लेवल से ज्यादा ठंडा होगा, तुरंत व्हाट विल हैपन इज, एल्यूमिनियम अब मेरे कॉन्वेक्स साइड में बेंड लेगा और एफई जो है वो मेरे कॉनकेव साइड में बचेगा, और ये वाले बेंडिंग के कारण स्विच के साथ मेरा कनेक्शन टूटेगा और तुरंत मेरा एसी जो है वो बंद हो जाएगा। अब उसके बाद रूम वापस गर्म होगा, इसका बेंडिंग धीरे 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 कम होगा, वापस जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, तुरंत ये वापस सीधी हुई, और सीधी होने पर उस सीधा स्विच के साथ वापस कनेक्शन दिया, सर्किट वापस हमारा एक्टिवेट हो गया, और सर्किट वापस एक्टिवेट होते हुए हमारा यहां पर जो एसी है वो वापस चलना चालू हो गया। तो दैट इज बेसिकली द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द फायर अलार्म एंड थर्मोस्टेट। मैं बेंडिंग के डायरेक्शन के ऊपर काम करते हुए स्विच को ऑन ऑफ कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ अ बाइमेटालिक स्ट्रिप। सो दैट इज बेसिकली द वर्किंग प्रिंसिपल रिगार्डिंग द बाइमेटालिक स्ट्रिप। अब हम लोग इसका एक कंप्यूटेशन पे ध्यान देंगे। जो हमारा बेंडिंग हो रहा है, उस बेंडिंग का ऑब्वियसली अगर हम सर्कुलर बेंडिंग एज्यूम करें, बहुत अच्छा एजम्पशन तो नहीं है लेकिन ठीक है, चलता है, हम सर्कुलर मान लेंगे, ऐसे बहुत अच्छा एजम्पशन नहीं है वो। तो बात इतनी सी है, जो ये बेंड हो रहा है सर्कुलरली, इसका जो सर्कल है उसका करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, उस चीज के ऊपर हम ध्यान देते हैं। ओके हाय फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स सी जो हम लोग बाइमेटालिक स्ट्रिप का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाल सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है वो चीज पे ध्यान दो। मेरे पास जो एल्यूमिनियम और एफी का रॉड है, मेरे पास जो एल्यूमिनियम और एफी का रॉड है, उस रॉड का लेंथ जो है वो मैं मान लेता हूं L, और एल्यूमिनियम का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है अल्फा 1, और स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो है वो है अल्फा 2। इन दोनों का थिकनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। द थिकनेसेस आर स्मॉल विथ रेस्पेक्ट टू द लेंथ। ये थिकनेस मान लो D है, ये वाला थिकनेस भी मान लो D है। टेम्परेचर is increased by delta T। टेम्परेचर में इंक्रीज कर देता हूं बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा T। ठीक है, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, बेसिकली दोनों का उल्टा उल्टा होगा, राइट। बट फर्क नहीं पड़ता। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली अ मैग्नीट्यूड। हम लास्ट में आगे कुछ मॉड लगाएंगे, देखेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट the radius of curvature, calculate the radius of curvature of bending। ये जो मेरा बेंड होगा, उस बेंडिंग का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होने वाला है वो अब हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, we assume
नो थर्मल स्ट्रेस। हम ये एज्यूम करते हैं जो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का थर्मल स्ट्रेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर थर्मल स्ट्रेस इन्वॉल्व नहीं है तो जो एल्यूमिनियम और स्टील का जो लेंथ होने वाला है वो मेरा अनहिंडर्ड होने वाला है। तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम फाइनली जो होगा दैट विल बी L प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और स्टील का जो लेंथ होने वाला है वो है L प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ये है दोनों का लेंथ जो अनहिंडर्डली इंक्रीज कर रहा है। दैट इज आवर बेसिक एजम्पशन। ऑब्वियसली घोटाला है बट चलता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है। ये है मेरा कर्व सरफेस, राइट। ठीक है, ये है मेरा मेरा जो रिवेट लेंथ है इसको मैं मानूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। रिवेट जहां पर है वो डिस्टेंस को मैं मानूंगा आर। मान लो ये सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो बनाता है थीटा। अच्छा, लेंथ अलोंग द आर्क वेरी करेगा डिफरेंट विड्थ पे, बट ऑब्वियस सी बात है फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग इसका जो मिड पॉइंट का लेंथ है इसको मान सकता हूं L एल्यूमिनियम, और नीचे वाले का जो मिड पॉइंट का लेंथ है इसको मैं मान सकता हूं अल्फा स्टील, राइट। बाय द वे ध्यान देना एक चीज, अगर मैं रिवेट लेंथ को मैंने आर माना हूं, उस डिस्टेंस को आर माना हूं, ये थिकनेस है डी, तो एफी वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आर माइनस डी बाई टू, और जो एल्यूमिनियम वाले का लेंथ ऑफ कर्वेचर आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, वो मेरे पास आ जाएगा आर प्लस डी बाई टू। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। जो हमारा एफी का आएगा उसका अगर रिवेट वाले लेंथ को मैं आर माना हूं तो वहां से आधा थिकनेस आ रहा है, आधा थिकनेस नीचे, आधा थिकनेस ऊपर। एल्यूमिनियम के लिए आधा ऊपर और एफी के लिए आधा नीचे। तो एफी का जो इफेक्टिव रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लेंगे दैट विल बी आर माइनस डी बाई टू, और एल्यूमिनियम का जो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे वो लेंगे हम लोग आर प्लस डी बाई टू, राइट। अंडरस्टूड ना। सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो अगर हमारा थीटा बन रहा है तो इन दैट केस में क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, आर प्लस डी बाई टू इंटू थीटा विल बी एल एल्यूमिनियम एंड आर माइनस डी बाई टू इंटू थीटा विल बी लेंथ ऑफ स्टील, राइट। नफरत किससे हो रही है, किससे? थीटा से सर। सही बात है, थीटा में चाहिए ही नहीं यार, क्यों चाहिए? क्या करना चाहिए? डिवाइड, डिवाइड कर दो। तो सिंपली अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा आर प्लस डी बाई टू प्लस आर माइनस डी बाई टू, दैट इज एल एल्यूमिनियम बाई एल एफी। नाउ एल एल्यूमिनियम, L into 1 plus alpha 1 delta T by L Fe 1 plus alpha 2 delta T, right? And now simply apply componendo dividendo. So componendo dividendo अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ऊपर डिविडेंडो लगा दो
तो डिविडेंडो लगाते हुए क्या आएगा, r प्लस डी बाई टू माइनस r माइनस डी बाई टू. सो r कट, d by 2 plus d by 2 will make it d divided by componendo r plus d by 2 plus r minus d by 2. d by 2 is cut, it will be 2r. ln is gone. अब इन दोनों में पहले डिविडेंडो, तो क्या आएगा, 1 1 कट, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी by the componendo 2 plus alpha 1 plus alpha 2 into delta t. तो अब अगर मैं उधर ले गया तो सिंपली r का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा कितना, d बाई 2. इसको उधर ले जाओ, 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी. ये मेरे पास आर का वैल्यू आ जाएगा, राइट. एंड नाउ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर स्मॉल. ऑब्वियस सी बात है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर स्मॉल. तो ऑब्वियस सी बात है 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी को मैं अप्रोक्सीमेटली 2 तो डेफिनेटली मान सकता हूं. तो आर का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी डी बाई 2 बाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी. सो आर विल बी सिंपली इक्वल्स टू d by alpha 1 minus alpha 2 into delta t. So that is the radius of curvature regarding the bimetallic strip. Now एक बात ध्यान दो, अब अगर मैं टेम्परेचर को कम करता हूं, यानी मेरा डेल्टा टी नेगेटिव हो, तो बेसिकली और कुछ नहीं होगा, ये पूरा चीज ऐसे बेंड होगा, सेंटर ऊपर आ जाएगा, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर के कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस थोड़ी ना आने वाला है. बस ओनली थिंग इज यहां पे डेल्टा टी नेगेटिव पुट करूंगा तो आर मेरा नेगेटिव आ रहा है. रीजन ये है, मैं जिस डायरेक्शन में माना हूं उसके उल्टे डायरेक्शन में मेरा सेंटर है, बट आर कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज आर इज अ मैग्नीट्यूड. सो कायदे से हमें चुपचाप यहां पर मॉड लगा देना चाहिए. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी मॉड d by alpha 1 minus alpha 2 delta t, valid for both heating and cooling. Valid for both heating and cooling. मैं एक चीज बोल सकता हूं. सो ये है मेरा बाइमेटेलिक स्ट्रिप का रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला, जिसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. इसे हमें याद रखना है. ओके, राइट. सो आवर बाइमेटेलिक स्ट्रिप इज डन. अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको ये बोलता हूं, एक्सपांशन where मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान दो. मान लो मेरे पास एक सिंपल इस प्रकार का रिंग है, राइट. तो मेरा सवाल यह है, जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अगर अल्फा है इसका, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसका रेडियस अगर आर है, क्या मैं एक्सपांशन आर के लिए लिख सकता हूं, या फिर डायमीटर के लिए लिख सकता हूं, या मैं किसके लिए लिख सकता हूं? तो इसका सिंपल जवाब है, ध्यान देना, मैं इस बॉडी के अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लूं,
इट डजंट मैटर। मैं इस बॉडी के अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लूं, इट डजंट मैटर। मैं इन दोनों पॉइंट को जोड़ूं, राइट, फॉर एनी टू पॉइंट्स, फॉर एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी, मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं जो L इक्वल्स टू L डैश इक्वल्स टू L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यानी मैं सिंपल सी बात एक चीज कहना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात है, जो ड्यूरिंग एक्सपांशन all bodies, all points of a body go away relative to each other. एक्सपांशन के दौरान जो है कोई भी पॉइंट ले लो, वो हर पॉइंट जो है वो हमारा एक दूसरे से दूर जाता जाएगा, और ड्यूरिंग compression, during compression all points of a body move closer to each other. और ये जो एक्सपांशन होगा और जो कंप्रेशन होगा, इन सब के लिए ये वाला रूल वैलिड रहेगा, L डैश इक्वल्स टू L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यानी दोनों के दौरान ना केवल ये वाले बात सही है, साथ में ये वाला बात भी सच है, जो चेंज ऑकर्स वाया इक्वल फ्रैक्शन, राइट। तो मान लो मेरे पास ऐसे 9 टाइल है, क्योंकि परफेक्टली सेट है। मैंने बीच वाला टाइल को हटा दिया, मैंने बीच वाला टाइल को अगर मैंने हटा दिया और पूरा चीज को गर्म किया, तो पूरा चीज इलोंगेट करेगा, पूरा चीज एक्सपांड करेगा। एक्सपांड करने के बाद कुछ इस प्रकार का सिनेरियो बनेगा, थोड़ा बड़ा बन जाएगा हमारे टाइल्स जो भी होंगे। कोई टेम्परेचर डेल्टा टी से मैंने गर्म किया, अगर मैं 9th टाइल को उतना ही टेम्परेचर डेल्टा टी से गर्म करके लाऊं, तो वो टाइल यहां पर परफेक्टली सही तरीके से सेट बैठ जाएगा। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी वहां पर बॉडी है या नहीं है, इट डजंट मैटर। मैं 9th टाइल को साथ में लेकर गर्म करूं, तब जो एक्सपांशन होगा, मैं विदाउट 9th टाइल लेके गर्म करूं तो जो एक्सपांशन होगा, वो दोनों हमेशा ही सेम होने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। ओके, मेरा हर लेंथ बढ़ता है, ऐसा नहीं है जो एक लेंथ बढ़ता है या फिर दूसरा लेंथ कम होता है। तो इसका एक दूसरा केस भी देख लो। मान लो मेरे पास कोई स्क्वायर है, इसके अंदर कैविटी है, कैविटी का रेडियस r है और ये डिस्टेंस मान लो a है, तो मैं गर्म करूंगा तो a भी बढ़ेगा r भी बढ़ेगा, उस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेल्टा t अगर मैंने बढ़ा दिया तो सिंपल सी बात है, मेरा r भी बढ़ेगा और मेरा a भी बढ़ेगा।
ऐसा नहीं है जो एक बढ़ेगा और एक कम होने वाला है। हर चीज बढ़ेगा। बॉडी के अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लो, वो सारे पॉइंट आपस में दूर जाएगा ड्यूरिंग हीटिंग एंड पास आएगा ड्यूरिंग कूलिंग। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड परफेक्टली, राइट? अब मैं इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं। लेट्स सी सेंटर ऑफ मास हमारा कैसे एक्सपांशन के केसेस में इन्वॉल्व होता है गेम में, देखते हैं अभी। ओके दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। मेरे पास एक ऐसे रिंग है, उस रिंग में एक छोटा सा गैप है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, रिंग में एक बहुत छोटा सा गैप है। ओके, अब क्या है मेरे पास, ये वाले रिंग का रेडियस है r, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस दे रखा है d, और ये गैप जो एंगल बनाता है वो सेंटर पे एंगल बनाता है थीटा। कोई एक टेम्परेचर T में ये सिनेरियो है। नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय सम अमाउंट डेल्टा T, राइट? तो पहला सवाल ये है, D जो है वो मेरा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा। दूसरा, R जो है वो मेरा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा। तीसरा, जो मेरा थीटा है वो थीटा मेरा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा, ये मुझे बताना है। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है। पहले डी को एनालाइज करने के लिए कहीं पर भी जस्ट दो सामने सामने पॉइंट ले लो। यहां पर पॉइंट ले लो ए और यहां पर पॉइंट ले लो बी। तो सिंपल सी बात है, ए और बी का कनेक्टिंग ये वाला लेंथ है जो कि डी है। तो जब टेम्परेचर में डेल्टा टी से बढ़ाऊंगा तो डी डैश विल बी नथिंग बट डी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हर लेंथ के लिए ट्रू है। तो डेल्टा टी बढ़ा रहा हूं, मतलब पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो सिंपल सी बात है डी मेरा बढ़ेगा, राइट? सिमिलरली फॉर द लेंथ आर, ये पॉइंट ओ ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट सी ले लेता हूं। ओसी डिस्टेंस जो है वो मेरा बढ़ेगा, तो ओसी डैश विल बी आर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो आर भी जो है वो मेरा बढ़ेगा। अच्छा, थीटा इज नॉट अ लेंथ, थीटा इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द लेंथ। अब क्या है, जो मेरा ये कर्व्ड लेंथ है, मान लो ये है S, जो मेरा ये कर्व्ड लेंथ है मान लो ये है S। तो ये कर्व्ड लेंथ अगर S है तो सिंपल सी बात है S इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा। जब मैं टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाऊंगा तो सिंपल सी बात है इसका लेंथ हो जाएगा S डैश, नया रेडियस है R डैश मान लो, तो नया एंगल है मान लो थीटा डैश, राइट? बट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू लेंथ हर जगह पे वैलिड है, तो S के लिए भी डेफिनेटली वैलिड होगा। सो S डैश इक्वल्स टू S इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और R डैश में पहले से ही निकाल रखा हूं, R डैश इक्वल्स टू R इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो थीटा डैश जो आएगा, ये दोनों टर्म तो कटेगा, ये S बाई आर आ रहा है, तो थीटा डैश जो है वो मेरा थीटा ही आ रहा है, तो थीटा रिमेन्स अनचेंज्ड। थीटा इज नॉट अ लेंथ, ऑब्वियस सी बात है, थीटा के लिए मैं ये वाला चीज अप्लाई नहीं कर सकता हूं, मुझे दो लेंथ्स के रेशियो के फॉर्म पे ही
डेफिनेटली उसको लिखना पड़ेगा। अब आता है सेंटर ऑफ मास की ब्यूटी, यानी क्वेश्चंस जहां पे सेंटर ऑफ मास इन्वॉल्व होता है। उसके लिए जो बेसिक अंडरलाइन थ्योरी है, उस बेसिक अंडरलाइन थ्योरी को समझते हैं। वो क्या है? मेरे पास मान लो एक स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस के ऊपर एक रॉड रखा हुआ है। मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है और स्मूथ सरफेस के ऊपर एक रॉड रखा हुआ है जिसका सेंटर ऑफ मास है यहां पर। C इज द सेंटर ऑफ मास। नाउ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। मैंने टेम्परेचर डेल्टा टी से इस वाले का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा रॉड जो है वो एक्सपांड करेगा और रॉड एक्सपांड करके कुछ इस प्रकार का शेप लेगा। रॉड है, इसका वर्टिकल थिकनेस को नेग्लेक्ट कर देना, वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा, बट क्योंकि स्मूथ सरफेस है, as there is no thermal stress, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कहीं पर कोई पुल पुश कुछ नहीं है, तो सिंपल सी बात है सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। जो मेरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल भी कहीं पर भी मूव नहीं होने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास अगर हमारा मूव नहीं होगा तो ध्यान देना, रॉड का लेंथ को अगर मैं L मानता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को अगर मैं अल्फा मानता हूं, तो डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाने पर रॉड दोनों तरफ बनेगा। अगर मैं यूनिफॉर्म लेंथ का रॉड मानता हूं तो इन दैट केस दोनों तरफ L अल्फा डेल्टा टी बाय 2 अमाउंट से उसका इंक्रीमेंट होने वाली है। दोनों तरफ L अल्फा डेल्टा टी बाय 2 से इंक्रीमेंट होने वाली है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो अपने पोजीशन से नहीं हिलने वाला है। इसका एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन देखो, क्या है मेरे पास मान लो एक डिस्क है, राइट, और डिस्क के अंदर एक कैविटी है, ये डिस्क का सेंटर है C। दिस इज कैविटी, ये खाली जगह है, बाकी डिस्क यूनिफॉर्म है। ये डिस्क का ओरिजिनल डिस्क का सेंटर था कैविटी निकालने के बाद पहले, और यहां पर है पॉइंट ए, राइट। समझ में आया? पूरा सिस्टम समझ में आ गया? ये हमारा डिस्क, पुराने डिस्क का सेंटर है। यहां पर इस एंड पे, इस डायमीटर के अलोंग जो डायमेट्रिक एंड पॉइंट है वो है बी ए, राइट। अब सवाल यह है, इट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, इट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस। तो ये अगर स्मूथ सरफेस के ऊपर है तो इन दैट केस सवाल बहुत सिंपल है, जो ए मूव किस तरफ करेगा? ऑप्शंस लेफ्ट, राइट, स्टेशनरी। ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। तो ए किस तरफ मूव करेगा? राइट की तरफ मूव करेगा, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, या स्टेशनरी रहेगा, राइट।
और सी किस तरफ मूव करेगा, लेफ्ट, राइट या स्टेशनरी। अच्छा, बाय द वे ध्यान देना, ये वाला सिस्टम जो है उसका सेंटर ऑफ मास सी नहीं है। सी जो है वो तो ओरिजिनल डिस्क का सेंटर था। कैविटी होने के बाद ऑब्वियसली मेरा सेंटर ऑफ मास जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, वो कोई और पोजीशन में आया है, राइट। ध्यान देना अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, सेंटर ऑफ मास जो नया है इस सिस्टम का, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कैविटी है तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली मेरा राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। तो ये जो पॉइंट है वो है मेरा सी डैश। तो सी डैश इज द सेंटर ऑफ मास। और क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और मैंने केवल इसका टेम्परेचर बढ़ाया हूं बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा टी अमाउंट से मैंने टेम्परेचर बढ़ाया हूं, तो सी डैश जो है वो ही पॉइंट मेरे रिस्पेक्ट में केवल स्टेशनरी होगा। बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो तो डेफिनेटली मूव करेगा ही करेगा। तो ध्यान देना, ये वाला पॉइंट अगर स्टेशनरी है, मान लेता हूं ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरा x भी बढ़ेगा और मेरा y भी बढ़ेगा। देखो A और C का मूवमेंट जो होगा वो मैं अपने हिसाब से राइट नाउ नहीं देख सकता हूं, लेफ्ट या राइट। उसके लिए मुझे पहले एक स्टेशनरी पॉइंट की जरूरत थी और वो स्टेशनरी पॉइंट डेफिनेटली नया सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है जो कि है हमारा सी डैश। तो सी डैश के रेस्पेक्ट में ए डेफिनेटली राइट की तरफ मूव करेगा और सी डेफिनेटली लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। रीजन आई होप समझ में आ गया होगा। जो मेरा एक्स भी बढ़ेगा तो एक्स बढ़ने के कारण ए को मुझे राइट पे जाना पड़ेगा, तो ए विल मूव टुवर्ड्स राइट। और मुझे वाई भी बढ़ाना पड़ेगा, सी तो स्टेशनरी है तो वाई बढ़ाना है तो सी को डेफिनेटली लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो सी जो मूव करेगा दैट विल बी डेफिनेटली टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं मूवमेंट जो देखूंगा वो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखने वाला हूं। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन देखता हूं क्या है मेरे पास। मेरे पास यहां पर दो एक स्मूथ सरफेस है, राइट। मेरे पास यहां पर एक स्मूथ सरफेस है और वो स्मूथ सरफेस के ऊपर दो रॉड्स रखे हुए हैं। इन दोनों रॉड्स का लेंथ है LL, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन भी दोनों का सेम मान लेते हैं अल्फा अल्फा। बस ये वाला रॉड का मास जो है वो है m, ये वाले मास का जो मास है, ये वाले रॉड का जो मास है वो है 2m। अब मैंने पूरा सिस्टम का टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाया, मैंने पूरा सिस्टम का टेम्परेचर को डेल्टा T से बढ़ाया, तो कैलकुलेट शिफ्ट इन दी जॉइंट। जो मेरा जॉइंट है वो मेरा कितने लेंथ से शिफ्ट होने वाला है मुझे वो निकालना है, राइट। ये वाला जो जॉइंट है दोनों मास के बीच में, बहुत सिंपल बात है, स्मूथ है, कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं है, नो थर्मल स्ट्रेस, नो थर्मल स्ट्रेस। दैट इंप्लाइज, क्या बोल सकता हूं मैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल नॉट मूव। अच्छा, इसके मतलब ये मत समझना कि दोनों रॉड का सेंटर ऑफ मास इंडिविजुअली मूव नहीं करेगा, वो डेफिनेटली कर सकता है क्योंकि
ये दोनों मास आपस में तो डेफिनेटली फोर्स जो है वो लगा सकता है, तो ओवरऑल एज अ सिस्टम सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, वो मैं डेफिनेटली श्योर हूं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, यहां पर मैं ये नहीं बोल सकता हूं दोनों सिस्टम का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास का लोकेशन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो पहले मैं दो सिचुएशन कंसीडर करता हूं। पहले एक बिफोर हीटिंग में हीट करने के पहले सिनेरियो क्या होता है, उस सिनेरियो को पहले डिस्कस करना चाहता हूं। राइट, मैं जो अपना रेफरेंस लाइन है वो अपना जो इनिशियल जॉइंट है वहां पर सेट करता हूं। तो ये है मेरा मास m, ये मेरा मास है 2m, यहां पर जो है ये मेरा रेफरेंस लाइन है। ओके, सुनाओ, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सिस्टम में होगा। मैं राइट हैंड साइड को मैं पॉजिटिव मान लेता हूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली यहां से L/2 दूरी पे है, और इसका सेंटर ऑफ मास भी L/2 दूरी पे है। राइट वर्ड पॉजिटिव माना हूं तो लेफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली मेरा नेगेटिव है। तो अगर मैं XCM के बारे में बात करूं, दैट विल बी 2m इंटू L/2 माइनस m इंटू L/2 बाई 2m प्लस m, that is equals to 3m. So this is m into L/2 by 3m. So this will be equals to L/6. तो सेंटर ऑफ मास जो है वो मेरे रेफरेंस लाइन से डेफिनेटली कितना दूरी पे है, वो मेरा L/6 दूरी पे है। राइट, ओके, नाउ आफ्टर हीटिंग let the joint shifts by x, और ये जो शिफ्टिंग हो रही है मान लेता हूं ये टुवर्ड्स लेफ्ट हो रही है, टुवर्ड्स राइट नहीं। ठीक है, सो क्या है मेरे पास, अच्छा इसका नया लेंथ क्या हो जाएगा, दोनों का लेंथ L' होगा। जॉइंट मेरा x से लेफ्ट शिफ्ट हुआ है मानता हूं, तो ये है मेरा x, ये है पुराना रेफरेंस लाइन, ये है मेरा पुराना रेफरेंस लाइन। L' का जो वैल्यू होगा वो होगा L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L' जो होगा वो कितना होगा, L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वो तो फिक्स है। तो चलिए, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके मिड पॉइंट में होगा, और इसका जो नया सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके मिड पॉइंट पे होगा, जो कि L'/2 दूरी पे होगा। तो मैं रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये दूरी जो है वो है x प्लस L'/2, और ये जो दूरी है वो हो जाएगा L'/2 माइनस x। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। रेफरेंस लाइन से अगर मैं दूरी देखूं, यहां से L'/2 दूरी पे सेंटर ऑफ मास है, तो रेफरेंस लाइन से जो दूरी होगा दैट विल बी x प्लस L'/2, और यहां पर रेफरेंस लाइन से जो दूरी होगा वो होगा मेरा L'/2 माइनस x। तो यहां पर अब मैं अगर नया XCM निकालूं तो वो मेरा हो जाएगा 2m इंटू L'/2 माइनस x प्लस m इंटू, यहां पे माइनस कर दो, L'/2 प्लस x दैट डिवाइडेड बाय 3m, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू L/6। ये जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है वो तो नहीं बदलने वाला है, तो ये मेरा L/6 होना चाहिए। तो सिंपली अगर मैं देखूं, ये mm को कैंसिल कर देता हूं, ये 3 को मैं काट देता हूं 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू L'/2 यानी L' माइनस 2x माइनस L'/2 माइनस x, दैट इज इक्वल्स टू L/2।
तो मेरे पास ये आ जाएगा, उसको उधर ले जाओ, 3x मेरे पास क्या आने वाला है, L'/2 माइनस L/2, राइट। नाउ L' का वैल्यू मैं क्या जानता हूं, L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, मैं ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट अभी साबित करने वाला हूं। सो यहां पे L/2 कर दो माइनस L/2, सो L/2 इंटू अल्फा डेल्टा टी, राइट। सो x जो आएगा वो आएगा L/6 अल्फा डेल्टा टी। माई क्लेम, इट वॉज सपोज टू बी ऑब्वियस, हम वापस भूल जा रहे एक चीज, इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, हमने भयंकर दिमाग के दही किए। अच्छा, सेंटर मास कहां पर आया था, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर आया था मेरे पास, L/6 दूरी पे। अरे वही तो थर्मल एक्सपांशन का कॉन्सेप्ट भी था, जो हर लेंथ मेरा इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा, तो ये जो ये वाला लाइन तो फिक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जॉइंट जो है वो भी तो उतना ही दूरी से शिफ्ट करने वाला है। तो ये अगर L/6 है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दोनों का ही अल्फा है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दोनों का ही अल्फा है, तो दोस्तों इसका जो शिफ्टिंग होगी वो ये डिस्टेंस इंटू अल्फा डेल्टा टी होना चाहिए था, जो कि हुआ भी है। हम साफ साफ देख सकते हैं जो यहां पर जो चीज आना चाहिए था एग्जैक्टली वही आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने बिना मतलब के इतना कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है। एक बार डेरिवेशन मैंने दिखा दिया, बट एग्जाम में क्वाइट लॉजिकली हम ये बोल सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास मेरे फिक्स है, तो ये रेफरेंस लाइन भी उतने से ही हिलेगा, वो तो हिलना ही पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो शिफ्टिंग आना चाहिए था L/6 अल्फा डेल्टा टी। बाय द वे ये पॉजिटिव आया है क्योंकि आना भी चाहिए, द रीजन इज इधर भारी है तो उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा कम शिफ्ट करना चाहिए, ये वाला थोड़ा पीछे की तरफ ज्यादा बैक जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, लॉजिकली मेरा जॉइंट लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहिए था, जो कि हमारा किया भी है। ओके दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आया? मस्त कॉन्सेप्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर एक्सपांशन हम समाप्त करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा वो है एक्सपांशन इन एरिया एंड अनदर इज एक्सपांशन इन वॉल्यूम। लीनियर एक्सपांशन इज डन, बट लीनियर एक्सपांशन में मैं टाइम इसलिए दिया क्योंकि अगर हम लीनियर एक्सपांशन को एक बार समझ जाए तो वॉल्यूम और एरिया का एक्सपांशन ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल मजाक सा है, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, जो हम बहुत ही ज्यादा आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। ओके।